नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज का दंगल महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार के इस्तीफे के बाद पैदा हुए सियासी हालात पर। पिछले हफ्ते शरद पवार ने कहा था रोटी पलटने का वक्त आ गया है। आज पार्टी के अध्यक्ष पद की ही रोटी पलट दी। शरद पवार ने आज अपनी किताब के विमोचन के नाम पर सबको बुलाया। एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। पवार के ऐलान के बाद वहां नाटकीय हालात पैदा हुए और सब कुछ लाइव कैमरे पर होने लगा। कोई रोने लगा, कोई पछताने लगा, कोई पवार को फैसला बदलने के लिए गुहार लगाने लगा, कोई मां कहने लगा, कोई पिता कहने लगा, कोई जन्मदाता कहने लगा जन्मदाता बदला नहीं जा सकता। मतलब एनसीपी की टॉप लीडरशिप में सिर्फ सुप्रिया सुले ही थी जिन्होंने वहां कुछ नहीं कहा। बाकी सब नेताओं ने पवार से इस्तीफा वापस लेने के लिए गुहार लगाई। हालांकि अजीत पवार बार बार लोगों को यह समझाते रहे कि शरद पवार ने फैसला ले लिया है, वो वापस नहीं लेंगे। शरद पवार ने यह भी कहा कि वो पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं, राजनीतिक सामाजिक जीवन में पार्टी के साथ बने रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह पैदा हुआ कि एनसीपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। शरद पवार ने एक कमेटी का नाम लिया और कहा कि यही कमेटी फैसला लेगी कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। फिलहाल उस कमेटी के लोगों ने भी पवार को ही अध्यक्ष बने रहने की अपील की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। क्या पवार के इस्तीफे का असर सिर्फ एनसीपी पर पड़ेगा या फिर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जो महाविकास आघाड़ी है, उससे लेकर बीजेपी विरोधी गठबंधन तक इसका असर होगा। कई सारे सवाल हैं जिस पर आज दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। शेवटच्या श्वासपर्यंत जाईल एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि आपली मुंबई के वाईवी चौहान सेंटर में मौका तो किताब के विमोचन का था, लेकिन वहां नया ही सियासी बम फूट गया, क्योंकि शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। जनतेचं प्रेम, सरकारचं प्रेम, त्यांचा विश्वास हाच माझा श्वास आहे। यापुढे आपणापासून कोणतीही हरकत नाही। मी आपणासमोर होतो आहे आणि शेवटच्या श्वासपर्यंत जाईन एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि आपली रजा घेतो। शरद पवार के ऐलान के साथ ही हड़कंप मच गया। बड़े बड़े नेता रोने लगे। कोई पवार से फैसला वापस लेने की गुहार लगा रहा था, कोई दोबारा विचार करने को कह रहा था। एनसीपी की टॉप लीडरशिप का हर नेता पवार से इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध कर चुका था। छोट्याशा घरात जन्माला छोट्या समाज झालेल्या माणसाला परत आणण्याचा कोणाकडे पण कुठला अधिकार करायचा पवार साहेबांच्या नावानिमित्त मग राज्याला आणि देशाला सुद्धा तुमच्या नेतृत्वाची गरज आहे आणि अशा वेळेला तुम्ही हा असा निर्णय घेणं हे आम्हालाच काय देशातल्या कुणाही व्यक्तीला जे आहे हे मान्य होणार नाही। मी विनंती करतो की त्यांनी फेरविचार करावा। त्यांनी त्यांच्या जे काही इथे आता सूचना त्यांनी केली आहे त्याला वापस घ्यावा, मागे घ्यावा। शरद पवार बैठे रहे, प्रतिभा पवार बैठी रहीं, सारे नेता एक के बाद एक अपनी बात कहते रहे, लेकिन आखिर में अजित पवार ने फैसला सुना दिया। ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। शेवटी साहेब म्हणजेच पार्टी आहेत हे तर काही कुणी येडागाबाळांनी पण सांगायचं कारण नाही। त्याच्यामुळं आपण जे सारखं सारखं सांगताय, आता पवार साहेबांनी तो निर्णय घेतलेला आहे। करीब 2 घंटे तक शरद पवार बैठे रहे। नेता कार्यकर्ता सब ने अपनी बात कह दी और फिर शरद पवार जैसे ही वाईवी चौहान सेंटर से निकले तो कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन तेज हो गया। सब उन्हें रोकने और मनाने की कोशिशें करने लगे। सुप्रिया सुले से लेकर अजीत पवार तक सबको रोकते नजर आए। लाकडी फिरवावं लागते आणि ती फिरवली नाही तर तसं होते आणि म्हणून लाकडी फिरवायची वेळ आता आलेली आहे। आता नक्की वेळ ही आलेली आहे की विलंब करून चालणार नाही आणि ते काम पक्षामध्ये करायचा आग्रह मी आमच्या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांच्याकडे करीन।
पिछले ही हफ्ते शरद पवार ने जब रोटी पलटने वाला बयान दिया था तो कयास लगाए जा रहे थे कि अब महाविकास अघाड़ी को लेकर कोई फैसला होने वाला है। लेकिन पिछले हफ्ते एनसीपी के युवा मंथन कार्यक्रम में चेंबूर में अजित पवार के होर्डिंग्स भी लगे थे। उन्हें अगला सीएम भी बताया गया था। शरद पवार के इस्तीफे को लेकर एनसीपी के अंदर से लेकर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी तक कई आशंकाएं खड़ी हो गई हैं। क्या शरद पवार ने पार्टी की अंदरूनी खींचतान में इस्तीफा दिया है? क्या पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी भी दो हिस्सों में टूट जाएगी? क्या पवार अपनी पार्टी के नए गठबंधन का रास्ता खोलना चाहते हैं? पवार के इस्तीफे के बाद महाविकास अघाड़ी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या पवार के इस्तीफे का बड़ा साइड इफेक्ट महाराष्ट्र में कांग्रेस को भी झेलना पड़ेगा? इसमें एमवीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी राष्ट्रवादी के जो उनके पार्टी के अंतर्गत जो भी डिसाइड होगा उसके अंतर्गत जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो एमवीए के साथ रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है। हालांकि पवार के इस्तीफे के बाद के हालात में जो सवाल खड़े हुए हैं उनका जवाब आने वाले वक्त में मिलने वाला है। फिलहाल एनसीपी की टॉप लीडरशिप मंथन कर रही है। हालांकि एक इशारा ये दिया गया है कि जिस तरह कांग्रेस में सोनिया गांधी पार्टी के कामकाज पर नजर बनाए रखती हैं, अब कुछ उसी तरह की भूमिका एनसीपी में शरद पवार निभाएंगे। पंकज उपाध्याय और ऋत्विक भालेकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। और सोनिया गांधी का जिक्र आया तो एक वक्त पर शरद पवार कांग्रेस पार्टी के सबसे दिग्गज नेता होते थे महाराष्ट्र से, लेकिन सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर ही पार्टी से अलग हुए। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। 63 साल की पूरी लेगेसी है उनकी, विरासत है राजनीति में। शरद पवार के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल जो अब सामने आ रहा है वो आम लोगों के मन में है कि अगर शरद पवार ने इस्तीफा वापस नहीं लिया तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? क्योंकि कांग्रेस से अलग होकर 1999 में एनसीपी की स्थापना से आज तक ये सवाल खड़ा नहीं हुआ था। इसलिए अब माना जा रहा है कि शरद पवार की राजनीतिक विरासत उनके परिवार के ही किसी शख्स को, तो इसीलिए हमने आपके लिए परिवार का पूरा खाका बनाया है। अगर परिवार को मिलता है तो जरा समझिए कि कौन कौन है शरद पवार के परिवार में और कौन वो संभावित चेहरे हैं जिन्हें एनसीपी की कमान मिलने के अनुमान लगाए जा सकते हैं, जिसमें सबसे आगे नाम अजीत पवार का ही चलता है। गोविंद राव शारदाबाई पिता थे शरद पवार के। इनके 3 भाई और 1 बहन सरोज पाटिल, प्रताप राव उनके भाई हैं, अनंत राव अप्पा साहब उनके 2 भाई। तो 3 भाई थे और 1 बहन उनकी सरोज पाटिल। अब आगे की पीढ़ी आपको बताते हैं। रंजीत और राजेंद्र अप्पा साहब के 2 बेटे, और इसी के साथ जो उनकी अगली पीढ़ी थी वो पॉलिटिक्स में आई। इधर अनंत राव के ही बेटे अजित पवार हैं, जो कि एक वक्त पर सबसे बड़ा झटका उन्होंने एनसीपी को दिया जब शरद पवार को भी बताए बिना, ऐसा उनका कहना था, उन्होंने शपथ ले ली थी देवेंद्र फडणवीस के साथ। इधर शरद पवार की एक ही बेटी है सुप्रिया सुले। परिवार ऐसा दिख रहा है। और उधर देखिए रोहित पवार, वो पॉलिटिक्स में आए। रोहित पवार जो अप्पा साहब के पोते हुए। इधर से अजित पवार के परिवार से पार्थ पवार उनके बेटे पॉलिटिक्स में आए। जय पवार भी उनके दूसरे बेटे हैं। तो कुल मिलाकर ये हिसाब किताब है इस पूरी फैमिली का, जिसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो सुप्रिया सुले को या फिर अजीत पवार, दोनों में से किसी को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन दिलचस्प ये है कि सुप्रिया सुले आज बिल्कुल चुप रही। आज उन्होंने नहीं कहा कुछ भी, और ये भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने उन्हें समझाया कि मैं यहां पर हूं और शायद बोलने की जरूरत नहीं है। बार बार वो कन्विंस कर रहे थे कि अब फैसला ले लिया है शरद पवार ने तो सबको उनका साथ देना चाहिए। जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अतुल लोंढे साहब पाटिल जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना के जुड़ रहे हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप का, इसे समझ लीजिए। माजिद मेमन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि, और राहुल लोंढे साहब भी शिंदे गुट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं माजिद मेमन साहब आपके पास आना चाहती हूं। क्या अजीत पवार का अब झुकाव बीजेपी की तरफ है? ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी वजह से एक रस्साकशी शीर्ष नेतृत्व में हुआ और शरद पवार रिजाइन कर रहे हैं। क्या इस बात में जो कई लोग कह रहे हैं जरा भी तथ्य है? और दूसरा हिस्सा, क्या आपको लगता है शरद पवार मान जाएंगे या फिर वो अपना फैसला नहीं पलटने वाले हैं? माजिद साहब। देखिए अंजना जी, आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूंगा।
कि जितना शरद पवार से हम परिचित हैं, तो 10-15 साल हमने उनके साथ बिताए हैं, बहुत करीब भी साथ में पक्ष में काम किया है। तो उस आधार पर मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि शरद पवार शायद अपना फैसला न बदलें। हालांकि बहुत ही शोर हो रहा है, बहुत मातम हो रहा है, और अजीत पवार ने तो ये कह दिया कि वो उनके चाचा फैसला नहीं बदलेंगे, जबकि पार्टी के बाकी जितने नेता हैं उनका ये कहना है कि हम मजबूर करेंगे उन्हें। तो जहाँ तक कि मेरी अपनी राय है, शायद शरद पवार अपने फैसले पर अटल रहेंगे। दूसरा जो आपने पहला सवाल पूछा है कि अजीत पवार के संबंध में अगर आप सरकमस्टांसेस देखें, आज के इस फैसले, शरद पवार के इस एक भूचाल लाने वाले घोषणा के पीछे पिछले हफ्ते भर से जो खबरें महाराष्ट्र में चल रही हैं, उसमें दो अहम उसके पहलू हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने जा रहा है, जो शिंदे सरकार के लिए शायद एक बड़ा धक्का हो, और ये इस तरह के आसार है कि अगर वो अवैध ठहरा दिए गए जिन्होंने उद्धव का साथ छोड़ा है, तो उस सूरत में शिंदे की सरकार गिर जाएगी। और अगर शिंदे की सरकार गिरनी है तो भारतीय जनता पार्टी का जो ब्रेन काम करता है पूरा उनका एक टीम, वो उसका वैक्यूम कैसे फिलअप किया जाए। तो उन्होंने एक प्लान बी बना के रखा है कि अजीत पवार को जिस तरह से 2019 में आधी रात को शपथ दिलवा दी गई थी उप मुख्यमंत्री बनाकर, उस तरह से अब की बार मुख्यमंत्री बनाकर भी हम उनको सरकार फिर से बनाने के लिए तैयार हैं। ये खबरें चल रही पिछले 8 दिनों से, और हमने देखा कि अजीत पवार के चाहने वाले कार्यकर्ता जो है एनसीपी के, उन्होंने पोस्टर्स भी लगा दिए थे कि ही इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर एटसेट्रा। दिस इज वन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। एक दूसरा ये कि अब कल सभा हुई इतनी बड़ी मविया की, शरद पवार जाहिर उसमें नहीं थे, लेकिन अजीत पवार ने काफी बढ़कर उसमें भाषण भी किए, उद्धव के साथ बिल्कुल जुड़े रहे। मगर ये अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या चचा भतीजे में आपसी मतभेद के कारण शरद पवार जी ने ये फैसला लिया। लेकिन इसके सामने एक चीज और भी है कि अगर आप शरद पवार के बयान को देखें, पिछले 2 दिन में 3 दिन में जो उन्होंने एक तो अदानी के हक में बात की, जेपीसी के खिलाफ बात की, और उसके बाद उन्होंने लेकिन ये बात कही कि संगठन में अब ये आवश्यक है कि तरुण पीढ़ी को लाया जाए, यूथ शुड बी गिवन प्लेस एंड सीनियर लीडर शुड स्टेप आउट। तो ये अगर वो बयान उनका सामने रखते हुए हम सोचें, तो शायद ये उनका पहला कदम उन्होंने लिया कि लेट मी लीड द एग्जांपल फर्स्ट एंड देन अदर सीनियर लीडर्स विल हैव टू मेक प्लेस फॉर जूनियर। ये भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन इन एनी केस मैं आपके दर्शकों को ये जरूर कहूँगा कि शरद पवार साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हट जाने से एनसीपी को बड़ा धक्का लगा है। उनके पास उनके कद का कोई दूसरा नेता नहीं है, नेशनल लीडर उनके पास कोई नहीं है। सुप्रिया इज नॉट स्टिल रेडी टू टेक द लीड। अजीत पवार इज ओनली अ रीजनल फेस। अजीत पवार इज नोन ओनली इन महाराष्ट्र, इज अ वेरी स्ट्रांग महाराष्ट्र लीडर, नो डाउट अबाउट इट। और उसके अपने तैयार किए हुए कई विधायक हैं महाराष्ट्र में। लेकिन लगभग माजिद साहब कितने विधायक उनके पक्ष में हैं, अगर आप एक रफ नंबर हमें बता सकें। 2019 में तो अजीत पवार के साथ 2019 में आपने देखा था कि लगभग 50% ऑफ द एमएलएज आर विथ हिम। और देखिए एक कयास ये भी लगाया जा सकता है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इस पर मैं नहीं कुछ टिप्पणी करूंगा, लेकिन एक कयास ये भी लगाया जाता है कि जैसे 2019 में आधी रात को उप मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ले ली, उस तरह से बीजेपी से हाथ मिलाकर शायद अजीत पवार फिर आधे विधायकों को लेकर अब की बार मुख्यमंत्री की शपथ ले लें। क्या कि अंदर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकता है उन्हें कोई ऐसा सिग्नल मिला हो कि अब की अगर शिंदे सरकार गिर गई और शिंदे के वो जो विधायक हैं वो अवैध साबित हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, तो उस सूरत में आप वो भरपाई कर लेंगे, तो आप सरकार की तरफ बना ली। ये सारी दीज आर ऑल गेसिंग, गेस वर्क। आई एम नॉट, बट वन थिंग बिफोर आई एंड, अब इससे पहले कि मैं आपसे अनुमति ले ली जा रही थी कि शरद पवार का व्यक्तित्व जो है वो एक देश के बड़े नेताओं में से है, और वो सिर्फ एनसीपी तक सीमित नहीं है। मेरा अपना अनुभव है कि पार्लियामेंट में जब हम साथ बैठा करते थे 2014 में हम लोगों ने साथ में, मैंने और शरद पवार ने साथ में राज्यसभा की शपथ ली थी,
6 वर्ष हमने साथ में राज्यसभा में काम किया जी। और मेरा अपना अनुभव है कि न सिर्फ विपक्ष के सभी बड़े नेता, जिसमें चाहे सोनिया गांधी भी हो, राहुल गांधी भी हो और दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स भी क्यों ना हो, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो रूलिंग पार्टी के तमाम नेता भी बार बार शरद पवार से आकर सलाह मशवरा करते थे। ये उनका कद है, ये उनका नेशनल स्टेचर। और माजिद साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उन्हें शरद राव कहकर संबोधित करते हैं और कोविड के दौरान भी उन्होंने कहा था कि आपको शरद राव से सीखना चाहिए। ऐसी घड़ी पर जब संकट देश पर है तो वो बैठकों के लिए आते हैं, सबको आना चाहिए। धन्यवाद आपका माजिद साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। गौरव भाटिया जी, अगर जो एक समीकरण वो बता रहे थे कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक आए हैं वो अवैध घोषित होते हैं, तो अब की बार अजीत पवार के साथ सरकार। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा किसी की बैसाखियों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को तो है नहीं। अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और हमारी सरकार भी बनेगी। लेकिन हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शरद जी भारतीय राजनीति में एक बहुत ही सम्मानित नेता हैं और उनसे तमाम हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनका आदर किया जाता है। और मैं कहता हूं उनके एक बयान पे आज चर्चा जरूर होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले अंजना जी उन्होंने कहा था कि अगर रोटी को सही समय पे ना पलटा जाए तो वो जल जाती है, काली हो जाती है। तो आज सवाल ये बनता है कि जब ये रोटी पलटी जाएगी तो ये रोटी परिवार के हिस्से में आएगी या जनता की भूख मिटाएगी। पार्टी के जो और कार्यकर्ता हैं उनके लिए इस रोटी का इस्तेमाल। पर आपको तो अजीत पवार जी सूट करेंगे सर। प्रश्न सबके मन में एक काउंटर क्वेश्चन है गौरव जी, आपको तो अजीत पवार सूट करेंगे और वो तो उनके परिवार के ही हैं जिनके साथ शपथ ली थी फडणवीस साहब ने। अंजना जी देखिए, हमें ये सूट करता है कि हम जनता के लिए काम करते हैं और जनता हमें आशीर्वाद देती है। जब विधानसभा का चुनाव भी हुआ था अंजना जी, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी तो भारतीय जनता पार्टी उभरी थी। एक प्री पोल अलायंस था शिवसेना के साथ उस वक्त, और शिवसेना पलटू राम की तरह से उद्धव ठाकरे का जो फैक्शन है वो पलट गया था। ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। अब हमने अपनी तैयारी अकेले लड़ने की पूरी तरह से करी है और हमने ये सिद्ध कर दिया है किस तरह से विचारधारा से हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। दूसरी रोटी की जो मैं बात कर रहा था, ये आवश्यक है अंजना जी। हम सब जानते हैं कि बहुत ही परिपक्व, बहुत समझदार नेता हैं शरद जी। वो कितनी रोटियां पलटेंगे ये भी एक बात है। और हो सकता है, देखिए शरद पवार जी ने मेहनत करी और आटे से रोटी बनाई, अपने पुरुषार्थ से बनाई है। कुछ पार्टियां तो ऐसी है ना जिनके पास आटा है ना रोटी है, वो तो दूसरों की रोटियों पे नजर रखती है। और मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, आप भी समझ सकती हैं, वो तो आजकल उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो अंजना जी एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एक ऐसी जो है क्या कहते हैं घटना है, ये एक ऐसी घटना है जिसमें ये बार बार पूछा जाएगा, क्या एनसीपी भी परिवारवाद की तरफ बढ़ेगी या लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे उनको नेता मिलेगा, और किसके लिए रोटी पलटी जाएगी। जैसा मैंने कहा, ये आज एक बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं पाटिल साहब से भी इसका जवाब लूंगी। मुस्कुरा रहे हैं वो आपकी बातों पर कि आपके पास ना आटा है ना रोटी है। लेकिन बृजमोहन जी आपसे भी, उससे पहले जल्दी से एक बार साहिल, क्या अपडेट है? मान मनोवल चल रहा है, अभी भी शरद पवार जी के घर पे बैठक चल रही थी, क्या हुआ? देखिए अभी शरद पवार के घर पे क्योंकि जहां पर पहले जो प्रोग्राम हो रहा था वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे कि शरद पवार बिना उनसे वो ये इस बात पर मुहर लगाए कि वो पार्टी का अध्यक्ष पद नहीं छोड़ने वाले हैं, तब तक उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और आखिरकार अब जब वो घर चले गए तो वहां पर अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, ये बाकी नेता वहां पर पहुंच गए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब ये सारी चीजें हो रही थी वाईबी चौहान सेंटर में, तब अजीत पवार एक अकेले ऐसे नेता थे कि जो ये बार बार कह रहे थे कि अगर शरद पवार मानने को तैयार ही नहीं है तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, शरद पवार से राय लेकर हम अपना अगला नेता चुन सकते हैं, लेकिन पवार साहब पार्टी के साथ बने रहेंगे, यह बात आपको बोलनी नहीं चाहिए। लेकिन अजीत पवार के अलावा बाकी सारे नेता बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि शरद पवार के अलावा कोई और नेता
पार्टी को अध्यक्ष के तौर पर मंजूर नहीं है, ये अजीत पवार के समर्थक भी कहने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि शरद पवार सबके सामने, पूरे मीडिया के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने ये बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा, उनके बिना पार्टी नहीं चल सकती। और अजीत पवार और उनके खेमे के कुछ लोग जो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन बने, वो फैसला शरद पवार को मंजूर नहीं है। उसको लेकर आगे क्या राय बनेगी वो सबसे बड़ी बात बनेगी। अंजना जी, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जल्दी से वापस, जो लोले साहब आप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आज तो बृजमोहन जी को पहले मौका मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आपके पास ना आटा है, ना रोटी है, बेलन चकला कुछ नहीं है। बृजमोहन जी, क्या वैसा ही हाल होगा जैसा एक वक्त पर आनंद दुबे जी से बैठक मीटिंग में हम लोगों को डिबेट करनी पड़ती थी, बातचीत करनी पड़ती थी? यहां पर साफ दिख रहा है। सर, सुप्रिया सुले एक बार नहीं बोली। अजीत पवार ये समझा रहे थे कि जो दादा ने फैसला ले लिया है उसको सब लोग स्वीकार लीजिए। बाकी सारे तो उनको माता तुम ही, पिता तुम ही सब कर रहे थे, लेकिन अजीत पवार समझा रहे थे कि नहीं नहीं, अब दादा ने फैसला ले लिया है। क्या वही है इस फैसले के पीछे? बीजेपी से हाथ मिलाना चाहते हैं अजीत जी? नहीं, मैं सोचता हूँ कि अंजना जी, ये सिर्फ कयास है कि आदरणीय अजीत दादा पवार बीजेपी के साथ जाकर कोई अलायंस करना चाहते हैं। अगर मैं विधायकों की संख्या की भी बात करूं तो मुझे लगता है इसमें कोई संभावनाएं नहीं है इस प्रकार। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सारा हम परिकल्पना पे आधारित चर्चा कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी किसको मालूम है, कब फैसला आएगा किससे मालूम है। मैं सोचता हूँ उस परिप्रेक्ष्य में कोई भी बात कहना शायद उपयुक्त नहीं होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि आदरणीय शरद पवार जी ने आज अपना जो फैसला लिया है, इससे निश्चित रूप से हमारा पूरा रैंक एंड फाइल पार्टी का, चाहे हमारे नेता हों चाहे हमारे कार्यकर्ता हों, सभी एकदम से भौचक्के रह गए, क्योंकि इसके पहले ये नहीं मालूम था कि आदरणीय पवार साहब इस प्रकार की कोई घोषणा करने वाले हैं। तो ये अचानक लिया गया फैसला है, तो इसका जो प्रतिक्रिया होती है वो प्रतिक्रिया सामने दिख रही है। सारे हमारे पार्टी के नेताओं ने निर्णय लिया है कि एक बार आदरणीय शरद पवार जी से मिलकर उनसे बात करके। जी, आज आपका चेहरा बड़ा उड़ा हुआ लग रहा है थोड़ा। नहीं, कैसा लग रहा है अंजना जी? मेरा चेहरा वैसे ही है, थोड़ा सा जैसे आप बड़े आक्रामक रहते हैं हमेशा, आज थोड़ा सा लग रहा है मामला आक्रामक आज किस पे? लेकिन क्या ये अजीत पवार बिहाइंड द सीन्स, ईमानदारी से बताइएगा, आप लोगों ने कल्पना किया था? सर, सुबह सुबह हम लोगों की भी नींद नहीं खुली थी, सीधे खबर आई कि उन्होंने तो शपथ ले ली है देवेंद्र फडणवीस जी के साथ। अंजना, जब इस पे इतनी ज्यादा बातें हो चुकी और इतने सारे अजीत जी के मन में क्या चल रहा है कि आप लोगों को पता नहीं है? मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। बीते दिन भी आप लोगों का जब कार्यक्रम था, उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया। उससे पहले भी एक कार्यक्रम में उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। क्या मैं गलत कह रही हूँ? वो ये नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से दूरी बनाई जाए? सच सच बताइएगा बृजमोहन जी। देखिए, मैं आपको दो बातें बहुत साफ बता दूं। आदरणीय अजीत पवार साहब के बारे में कोई भी उनके बारे में राय बनाने के पहले आप सिर्फ एक बात ध्यान दीजिए, वो 1982 से देश महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय है। सिर्फ और सिर्फ 2019 का उस दिन का फैसला के अलावा आप मुझे बताइए कि उन्होंने कब पार्टी लाइन से बाहर जाकर कोई फैसला लिया? हमेशा वो पार्टी के साथ खड़े रहे, और निश्चित रूप से वो जो फैसला था वो भी एक हो सकता है कि एक रणनीति का हिस्सा रहा हो, जिसमें कि उनको सामने रख के किया गया हो। देखिए, सितंबर में 2012 में आपसे जब आरोप लगा, दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, तब आपको भी इतना लंबा नहीं बोलना पड़ेगा, और लोधे साहब भी इतना इंतजार कर रहे हैं, उनको भी नहीं, और दुबे साहब तो आज आपका दर्द इतने अच्छे से समझ रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन बृजमोहन जी, क्या एमवीए से अलग नहीं होना चाहते हैं अजीत पवार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा पवार और पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का रैंक एंड फाइल महाविकास आघाड़ी के साथ था, है और रहेगा। इससे किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा, और महाविकास आघाड़ी पूरी शक्ति के साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगी, और वहां पर हम अपनी 2 बार आपके कार्यक्रम में मंच पर से अजीत पवार ने बोलने से मना क्यों कर दिया? मैं उस दिन उनके पीछे ही था, पीछे बैठा हुआ था। जिस समय उनको भाषण देने का मौका आया था, उसके पहले ही उनको वॉशरूम जाना पड़ा था। वहां पर इतना भीड़ थी क्योंकि वहां पूरी गैलरी के अंदर लोग कार्यकर्ता भरे हुए थे। वहां से जाकर वापस आने में उनको टाइम लगा। इतनी देर में, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था, 10 से 12 हजार लोग वहां पे थे उस तालकटोरा मैदान में, तो उस प्रोग्राम को बीच में नहीं रोका जा सकता था। लेकिन अब मीडिया है,
लोग हैं तो उन्होंने अपने अपने ढंग से इस बात को इंटरप्रिटेट किया। लेकिन मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं अजीत दादा पवार की तरफ से कि किसी प्रकार का कोई भी रैंक एंड फाइल में ऐसे कोई भी बात नहीं है जिसके आधार पर यह तय किया जाए कि आदरणीय अजीत दादा पवार पार्टी की विचारधारा से या पार्टी के नेतृत्व से कहीं बाहर जाके कुछ करना चाहते। ठीक है, चलिए, यकीन रखना चाहिए, लास्ट मोमेंट तक रखना चाहिए। जल्दी से एक बार अब अतुल जी को दिखाइए। हाँ अतुल साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं तब से, लेकिन गौरव जी कह रहे हैं कि आपके पास ना आटा है ना रोटी है। दूसरे की रोटी कब पलटेगी उस पर नजर रखते हैं ताकि कुछ टुकड़ा मिल जाए। अंजना जी, आपको वो उधार का सिंदूर एक मूवी आई थी, वो जरूर आपको याद आ रही होगी। ये सब गौरव भटिया जी जो कह रहे थे तब, ये तो क्या आटा किसी का, बेलन किसी का, चकला किसी का, तवा किसी का, और गेहूं भी कहीं और से, क्योंकि हम तो किसान हैं। हमने तो फिर से नई फसल उगा दी। हमने एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया, और वो भी चुनाव से, जो ब्लॉक के इससे उठ के आया है और दलित कम्युनिटी से उठ के आया है, जिसने कई दुख झेले, कई संघर्ष देखा, वो अध्यक्ष भी बन गया। तो ये उधार का सिंदूर जो है वो अपने पास रखे, पीडीपी से लेकर तो सबसे भ्रष्ट पार्टी कोनराड संगमा भ्रष्ट पार्टी चला रहे थे, उनके मंच पर भी जाकर बैठने का ये उधार का सिंदूर जो है वो अपने पास रखे। सारा देश जो है वो देख रहा है, तो थोड़ी बौखलाहट भी होती है। कांग्रेस को गाली गलौज करने से उनको समाधान मिलता है, तो ठीक है, सिंकारा समझ के ले लिया कीजिए, हमें गाली दे दीजिए कि फर्क नहीं पड़ता है उससे कुछ, तो ये वास्तविकता है। लेकिन एक बात अंजना जी सही है, शरद पवार जी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अहम भूमिका निभाई है, और आज भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अजीत दादा ने उसकी सफाई देते हुए ये कहा कि उनके सामने नया अध्यक्ष बने तो मार्गदर्शन में जो है उन्हें क्या राजनीतिक फैसले लेना है, किस तरह से लेना है, इसका ज्ञान हो सकता है। आपने सुप्रिया ताई की बात कही, वो कहने जा रही थी, लेकिन दादा का जो है ना एक अलग टाइप का दादागिरी है। दादा ने कहा मैं भाई हूं उनका और अधिकार से कह रहा हूं कि तुम्हें कुछ नहीं कहना है। तो शायद एक पार्टी एक और परिवार एक, तो पारिवारिक निर्णय भी हो सकता है। लेकिन मैं माजिद मेमन साहब के वक्तव्य से सहमत हूं कि उन्होंने अगर निर्णय लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, और कुछ पार्टी का भविष्य, महाविकास आघाड़ी का भविष्य, और देश जिस दौराहे पे खड़ा है आज, अरे इतना क्यों डरते हो यार, जिस दौराहे पे खड़ा है, संविधान की बात है, लोकतंत्र की बात है, तो आज शरद पवार साहब की भूमिका जो है वो अहम है, और मेरे ख्याल से वो राजनीतिक भूमिका जरूर निभाएंगे। सम्मान है, पद से उनका सम्मान कम नहीं होता, ना उनका अनुभव कम होता है, ना उनकी सूझबूझ कम होती है, तो वो अपना मार्गदर्शन करते रहेंगे और देश को आगे लेकर जाएंगे, अपने पार्टी को भी आकर लेके जाएंगे, और महाविकास आघाड़ी की भी बात रहेगी। तो आपने दूसरी बात कही, गौरव जी एक जवाब दीजिए, उसके बाद दुबे जी के पास जाऊंगी। गौरव जी वो कह रहे हैं आप लोग तो उधार में लेकर सरकार बनाते हैं, उधार का सिंदूर। सिंदूर चूंकि भारतीय महिलाओं से जुड़ा हुआ है, उनके एक रिलीजियस कस्टम है, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि बार बार सिंदूर पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। कई तरीके हो सकते हैं अंजना जी, बिना ऐसा बोले भी आप बोलिए ना। अरे छोड़िए ना सर, मूवी आप लोग मुंबई वाले फिल्म इंडस्ट्री से बड़े जुड़े रहते हैं, मुझे तो ऐसी कोई मूवी नहीं याद आ रही। तो फिल्म इंडस्ट्री में नोएडा में बैठे, फिल्म सिटी में बैठे आप तो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फिल्म इंडस्ट्री पे हमें गर्व है, लेकिन उधार कहिए ना, उधार की बनाते हैं, इसमें सिंदूर को लाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए गौरव जी। ठीक है, ठीक जी, हाँ धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा मैंने क्यों कहा कि ना आटा है, ना रोटी है, ना तवा है, और ना वो आग है तप की, बलिदान की, कि रोटी बना सके तो दूसरे की रोटी पे नजर रहती है। इन्होंने कहा कि हम किसान हैं। नहीं भैया, आप किसान नहीं हैं, किसानों की जमीन हड़प लेते हैं, जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने राजस्थान में हड़पी है। और अंजना जी ये कह रहे हैं हमारी नई फसल आ गई। अरे पूरा देश जानता है, यही तो दर्द है आपका। जो नई फसल आई थी वो पहले ही उजड़ गई। जब नई फसल उजड़ी तभी दर्द हुआ कांग्रेस पार्टी को। और याद करिए अपना इतिहास, जो कांग्रेस पार्टी किसी समय में दूसरों को टिकट बांटती थी, आज वो भीख का लोटा लेके कहती है मुझसे गठबंधन करो, और क्षेत्रीय दल कहते हैं नहीं गठबंधन नहीं करेंगे। विरोधाभास क्या है अंजना जी, आप बताइए। क्या शरद पवार जी ने कुछ दिन पहले ही ये नहीं कहा कि अदानी मामले में जेपीसी की आवश्यकता नहीं है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अलग है। ये लोग एक साथ आएंगे कैसे? जब विचारधारा एक नहीं है तो कैसे आएंगे? अब बात करते हैं जो उद्धव गुट की। उद्धव गुट चुप रहा जब वीर सावरकर जी का अपमान हुआ, अब जाके उद्धव ठाकरे जी को बोलना पड़ा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हर बार वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं। तीसरी बात, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए
क्या ये सत्य नहीं है? शरद पवार जी अलग हुए कांग्रेस पार्टी से, महाराष्ट्र में उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी से बड़ी पार्टी बन गई। ममता बनर्जी अलग हुई, ममता बनर्जी आज मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल में और कांग्रेस का खाता नहीं खुला। आप जाइए आंध्र प्रदेश, क्या हुआ आंध्र प्रदेश में? आज जगन रेड्डी वहां पे मुख्यमंत्री हैं और क्या हुआ है कांग्रेस पार्टी का? ये क्या दर्शाता है? कांग्रेस के अंदर घुटन है, कोई नेता वहां पे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि जो बुझा हुआ चिराग है उसको सूरज बताने की कोशिश होती है और जो पार्टी छोड़ के जाता है वो एक नेता बन जाता है। हमारे चाहे जितने भी उनसे मतभेद रहे या वैचारिक हमारी उनसे अलग एक सोच हो, लेकिन ये सत्य है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर रह के आज कांग्रेसियों का भी दम घुटता है। चलिए ठीक है, एक बार आप दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी के पास जवाब देना है अंजना जी, जवाब देने का मौका दिया मुझे दीजिए 10 सेकंड। बोलिए। ये तो क्या है, ये अपने पार्टी का इतिहास अभी मैं रिसेंट की बात करता हूँ। मान न मान मैं तेरा मेहमान, 2 सीटें आई, 60 सीटें लड़कर मेघालय में, और जिसे करप्ट कहा था उसी के डायस पर देश के प्रधानमंत्री को जाते हुए लोगों ने देखा है। इनका क्या है तमिलनाडु में, क्या है छोटा प्रदेश, क्या है इनका केरला में, क्या है इनका तेलंगाना में, और अभी उत्तर प्रदेश में क्या 60-70 साल। देखो आप जब बात करते बीच में नहीं, गौरव जी सभ्यता रखिए, सभ्यता रखिए, थोड़ी सभ्यता रखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील सभ्यता रखिए। तो ये बात जो है, जहां जाना है एआईडीएम के जरूरत है, वहां पर किस तरह से खिलवाड़ किया गया ये भी देखा हमने। शशिकला जी के सर पर कैसे हाथ रखा गया, वो एआईडीएम के से कैसे सपोर्ट लेने की कोशिश की गई। तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये तो भाजपा को हर जगह करते हुए देखा है। एक बिहार और अभी एक ये बच्चा अभी कर्नाटक जा रहा है, 140+ कांग्रेस आ रहा है, तो कर्नाटक भी जा रहा है, तो भोखलाट जो है वो आ रही है। और कांग्रेस को गाली दिए बगैर अगर विश्लेषण नहीं कर सकते हैं तो फिर राजनीति कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है गौरव जी, लास्ट में जवाब दीजिएगा आप इसका। अब एक बार ले सकता हूँ जल्दी से, 10 सेकंड जल्दी से। फिर मुझे 10 सेकंड देने पड़ेंगे। 10 सेकंड चाहिए थे केवल, मुझे भी लगेंगे। हाँ अंजना जी, ऐसा है, गाली की बात करते हैं, हम सब ने देखा खड़गे जी ने तो गाली की डिक्शनरी खोल रखी है। कभी कहते हैं ये जहरीला सांप है प्रधानमंत्री जी को, कभी 100 सर वाला रावण, कभी वो कहते हैं हिटलर हैं, कभी वो कहते हैं झूठों का सरदार हैं, और बात कर रहे हैं गाली की। अरे कर्नाटका का चुनाव तो आप हार चुके हो, इसीलिए बौखलाहट में आप प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हो, मुद्दे की बात कहाँ करते हो। आज सांप्रदायिक भी कर दिया आपने कर्नाटका का चुनाव, कह रहे बजरंग दल को कांग्रेस बीजेपी हो जाए, और कांग्रेस बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो जाए, टॉपिक से हम भटक जाएंगे। हनुमान चालीसा जो है पढ़िए और समझ जाइए। हाँ, पीर पराई आप ही समझ रहे होंगे, आज ब्रिजमोहन जी के दिल का दर्द आप ही समझ रहे होंगे। दुबे साहब और राहुल लोंडे जी को दिखाइए, एक तरफ उद्धव साहब गुट के अपने दुबे जी और इधर राहुल जी। आनंद जी, पराई पीर आज आप ही समझ रहे होंगे ब्रिजमोहन जी की। मैं तो तब से वेट कर रही हूँ कि एक बार ब्रिजमोहन जी आज मुस्कुरा दें, लेकिन बहुत ज्यादा तनाव में है। देख नहीं रही हम अंजना जी, आज मुस्कुरा दीजिए ब्रिजमोहन जी। अंजना जी नमस्कार। जी दुबे जी, क्या आपको लगता है कि अजीत पवार जी नमस्कार। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उद्धव साहब देखिए जिस तरह से उन्होंने सुबह सुबह जाकर शपथ ले ली थी फडणवीस साहब के साथ अजीत पवार ने, उसके बाद से उनका झुकाव बीजेपी की तरफ साफ दिख रहा है। ब्रिजमोहन जी से इनकार कर रहे हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, शरद जी से जुड़े हुए हैं, जाहिर तौर पर वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन क्या एक बड़ी यहां पर जो बिहाइंड द सीन्स है जिस पर चर्चा हो रही, जो खुद माजिद मेमन साहब ने कहा, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आगे बीजेपी से हाथ मिलाने की तैयारी है। एमवीए का क्या होगा फिर? अंजना जी नमस्कार। देखिए ऐसा बिल्कुल हमें नहीं लगता कि महाविकास आघाड़ी को कोई खतरा है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी को जवाब दूंगा। आपकी कथनी करनी में कितना अंतर है मेरे भाई। अभी आप कहते हो कि बीजेपी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम अकेले दम पर सरकार बनाएंगे, और यही हमारे पैनल पे सिंधे सेना के प्रवक्ता राहुल लोंडे जी बैठे हैं। भाई साहब कैसे बर्दाश्त करते हो आप? आपके सहारे बीजेपी की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, और बीजेपी के नेता कहते हैं कि उन्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो यह हो गई बीजेपी के कथनी करनी का अंतर। अब आता हूं कि महाविकास आघाड़ी पर। देखिए आदरणीय शरद पवार साहब
राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ देश के बड़े नेता हैं, महाविकास आघाड़ी के सलाहकार हैं। वो किसी पद पर रहे चाहे न रहे, उनकी गरिमा में कोई कमी नहीं आती। वो हमारे मार्गदर्शक थे, मार्गदर्शक हैं, मार्गदर्शक रहेंगे। और जहां तक हम लोग महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, अजीत दादा पवार का स्टाइल एकदम अलग है। वो एक बार कह दिए वही करते हैं। अजीत दादा ने कह दिया कि मैं आखिरी सांस तक एनसीपी के साथ बना रहूंगा, एनसीपी के साथ रहूंगा, एनसीपी को मजबूत बनाऊंगा और एनसीपी महाविकास आघाड़ी का एक अहम हिस्सा है, तो वो विषय वहां समाप्त होता है। ठीक है, शरद पवार के इस्तीफे का एक दुख जरूर हम लोगों को है, क्योंकि 2024 का चुनाव है, महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव है। वो फ्रंट पे खेलते तो बहुत रन बटोर लेते। यदि वो फ्रंट पे नहीं खेलेंगे, हो सकता है कुछ रन कम बने। लेकिन शरद पवार साहब एक इतने बड़े व्यक्तित्व के नेता हैं कि उनका रहना ही राजनीति और सामाजिक जीवन में हमको साहस प्रदान करता है। तो हम पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं, महाविकास आघाड़ी स्वस्थ है और भारतीय जनता पार्टी को हार की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए महाराष्ट्र और देश में। इतना ही मैं आपसे कहूंगा। क्या पक रहा है राहुल साहब? मैं उनसे जवाब लूंगी। राहुल साहब, क्या पक रहा है? क्योंकि यह जानना भी दिलचस्प है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो सही समय आने पर इस बारे में कुछ कहेंगे। पहले सुन लीजिए राहुल जी, फिर बताइएगा क्या हो रहा है शिंदे मामले में, ये पूछेंगे उसके बाद। जल्दी से सुना दीजिए, अगर जानकारी बाइट है उनकी तो सुनिए। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है आज। इसको महाराष्ट्र की राजनीति में क्या इसको संशय की दृष्टि से देखा जा सकता है? इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने राह देखनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या होने वाला है। ये सारी चीजें जब तय होगी उसके बाद ही इसके ऊपर हम कमेंट देंगे। क्या हुआ राहुल जी? माजिद मेमन साहब तो ये कह रहे थे कि हो सकता है कि जो शिंदे गुट के विधायक हैं उनकी मान्यता रद्द हो और ऐसी सूरत में फिर फडणवीस साहब अजीत पवार के साथ फिर सरकार बनाएंगे। देखिए अंजना जी, माजिद मेमन तो बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े उनका अभ्यास बहुत बड़ा है, लेकिन ये सब अटकल है। सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय आने वाला है, या ऐसा होगा या तैसा होगा, ये इसको महत्व राजकारण में, राजकीय जीवन में इसको बड़ा महत्व नहीं दिया जा सकता है। और आज महाराष्ट्र में जो हुआ है, आदरणीय शरद पवार साहब एक बहुत बड़े कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश में सबसे बड़ा नेता हम उनको मानते हैं। और वो देश में इतने बड़े नेता है कि महाराष्ट्र भी उनका रिस्पेक्ट करता है। लेकिन शरद पवार जी को आज ऐसी भूमिका क्यों लेनी पड़ी? मतलब 1 मई 1960 में उन्होंने अपना राजकीय जीवन चालू किया और आज 2 मई है, आज 2 मई 2023 में उन्होंने अपना राजकीय जीवन से संन्यास लेने की घोषणा आज मुंबई में की। अजित पवार उन्होंने कहा कि कल ही करने वाले थे 1 में, लेकिन वज्रमुठ की सभा थी, उसमें बहुत बड़ा फर्क हो सकता था, सभा नहीं होती थी, कार्यकर्ता व्यतीत होते थे। लेकिन आज शरद पवार जी ने ये जब जाहिर किया, घोषणा की कि वो राजकीय जीवन से मतलब इस्तीफा दे रहे, अपनी पार्टी अध्यक्ष पद का इस्तीफा दे रहे। लेकिन देखिए, मैं कहता हूं, मैं एक शिवसेना का प्रवक्ता हूं, ये उनकी अंदरूनी बातें हैं। लेकिन आदरणीय शरद पवार साहब इतने बड़े नेता है, उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? ये कुछ घरेलू मामला है या अंतर्गत कलह है या पार्टी कलह है? ये महाराष्ट्र को या देश की जनता को पता चलना चाहिए कि बाबा शरद पवार जी वहां पे घोषणा कर रहे थे, बात कर रहे थे, कार्यकर्ता रो रहे थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, उनकी आंखों में भी आंसू आए। लेकिन बाजू में बैठे अजीत दादा पवार ने माइक उठाया और बोले कि बस अभी पवार साहब जो निर्णय लिया है उसके आगे कोई जाएंगे नहीं। कांग्रेस में भी कांग्रेस का अध्यक्ष अभी खड़गे साहब है, लेकिन सोनिया गांधी की तरफ ही लोग पार्टी की तरफ देखते हैं। लेकिन अजीत पवार के बयान के बाद भी कार्यकर्ता उठे, उन्होंने आवाज लगाई कि सोनिया गांधी जी अगर नेतृत्व कर रही है, पार्टी के अध्यक्ष न होते हुए भी, लेकिन कांग्रेस की परिस्थिति महाराष्ट्र में, देश में क्या है, ये सुनाई अजीत पवार को उन्होंने सुनाया। यही मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति या देश की राजनीति में आदरणीय पवार साहब ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, ये पूरे देश को पता चलना चाहिए कि अंतर्गत मामला है, घर का मामला है, बैठक में साफ या पार्टी कलह है, या उनको विरासत सुप्रिया सुले को देना चाहिए। हाँ, आज बृजमोहन जी साफ दिखा, अजीत पवार वॉज द मैन इन कमांड। वहां पर वो माइक ले रहे थे, उन्होंने सुप्रिया जी को बोलने नहीं दिया। उन्होंने ही कहा कि अब उन्होंने फैसला ले लिया है तो सब उसका सम्मान कीजिए, बाकी सब लोग रोक रहे थे। क्या माजरा है? शरद पवार साहब क्यों इस्तीफा दे रहे हैं अध्यक्ष पद से? आप ही समझाइए। देखिए, इसमें माजरा तो मुझे कुछ नहीं लगता। आदरणीय शरद पवार जी एक वरिष्ठ नेता है और उनको उनका राजनीतिक दृष्टिकोण और राजनीतिक समझ उनकी बाकी के सारे लोगों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने अगर कोई फैसला लिया है तो इसके पीछे कोई ना कोई एक मजबूत कारण होगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो
राजनीतिक जीवन से कहीं बाहर जा रहे हैं। उनका कद, जैसा भी सभी लोगों ने कहा, वाकई उनका कद इतना बड़ा है कि वो पार्टी के अध्यक्ष रहे या ना रहे, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में उनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, कोई उनको नकार नहीं सकता। तो हमारी पार्टी में तो उनको नकारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये पार्टी उनकी बनाई हुई है, हम सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर अजीत दादा पवार ने भी कोई बात की है तो चूंकि हो सकता है उनका संपर्क उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से होता है, उन्होंने कोई उनको बात की हो, अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। आदरणीय शरद पवार जी हम सब लोगों के नेता हैं और रहेंगे, और उनके मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी, आज भी कर रही है और कल भी करेगी। अच्छा ठीक है, अगर शरद जी अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं, जो उन्होंने ऐलान किया है कि पद छोड़ रहे हैं, मैं तुरंत आ रही हूँ सर, तो फिर बेटी या भतीजा कौन बनेगा अध्यक्ष? देखिए, अभी मैं इस मामले में भी आपको स्पष्ट कर दूं, अभी जो वर्तमान हमारी कार्यकारिणी है जिसमें मैं भी एक राष्ट्रीय सचिव हूँ, उसमें अभी भी शरद पवार जी के अलावा उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति उस कार्यकारिणी में नहीं है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि ये कोई परिवार से संचालित पार्टी है या सिर्फ इसमें परिवार का वर्चस्व है। बेहतर तरीके से हमारे यहाँ पे चुनाव होता है और चुनाव के उपरांत ये तय हो जाता है कि जिसको ज्यादा समर्थन मिलता है वो आदमी उसको पद मिल जाता है। तो मैं ये नहीं मानता कि इसमें जो कमेटी अभी बनाई है, आज पवार साहब ने कमेटी बनाई है, उसमें सारे हमारे पार्टी एक और छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा बृजमोहन जी। मैं आपके सामने ईमानदारी से मैं पूछ रही हूँ, आप जवाब दे रहे हैं और देश सुन रहा है, और चूंकि आप उस कमेटी में हैं तो सवाल समझिएगा। क्या आप लोगों को यह डर सता रहा है कि अजीत पवार आपकी पार्टी के एकनाथ शिंदे निकलेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये मैं कह रहा हूं, आप इसको रिकॉर्ड में रख लीजिएगा, इसको कभी भी आप चला के देख लीजिएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ गौरव भाटिया जी, ठीक है, आपने अपनी बात कह ली है। गौरव भाटिया जी, आपने सबकी बात सुनी और खास अतुल साहब की बात का आप जवाब देना चाह रहे थे। बिल्कुल, मैं देना चाह रहा था। सबसे पहले तो देखिए, मैं ये कहूंगा उद्धव गुट के जो प्रवक्ता थे कि एकनाथ शिंदे जी और शिवसेना हमारे लिए बैसाखी नहीं है, वो हमारा भाई है। अंजना जी कभी मत भूलिएगा, सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है महाराष्ट्र में, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बने क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता जो है वो विचारधारा से है, हम उससे जुड़े हैं। बैसाखी तो वो वाली भाग गई थी जिसको केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए थी और वादा खिलाफी करी और जनता का विश्वास तोड़ा। अब बृजमोहन जी की बात करते हैं। बृजमोहन जी के लिए आपने कहा कि मुस्कुरा नहीं रहे, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये जो मुस्कुरा नहीं रहे, अंदर बहुत गम है। और देखिए इन्होंने क्या कहा कि वॉशरूम जाना था और वॉशरूम जाते जाते ब्रेन वॉश हो गया। मतलब ऐसा कम ही होता है कि कोई नेता जो इतना वरिष्ठ हो उसके बाद वो कुछ एक शब्द ना कहे। ये दर्शाता है कि शरद पवार जी वो व्यक्ति हैं जिनकी साख है एनसीपी में और वो ही सारे अहम निर्णय लेते हैं। ये इनका अंदरूनी मामला है, हम इंतजार करेंगे। तीसरी बात एक जो बड़ी आई, माजिद मेमन जी ने कही। माजिद जी ने कहा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा। अरे माजिद जी तो वरिष्ठ अधिवक्ता है, कोई फैसला जो अभी आया नहीं उस पर टिप्पणी करना कितना उचित है आप मुझे बताइए। और वो कह रहे थे कि बीजेपी का ब्रेन काम करता है। अरे पार्टी का ब्रेन काम करे ये तो अच्छी बात है, जो ब्रेन डेड पार्टी होती है उनके लिए दिक्कत होती है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बृजमोहन जी, अब क्या कुछ होता है उस पर चर्चा आपसे जारी रहेगी और ये देखना होगा शरद पवार मान मनोबल के इस दौर के बाद वाकई मान जाते हैं, अध्यक्ष पद से इस्तीफा अपना नहीं देते हैं, नहीं छोड़ने का फैसला लेते हैं, या फिर भतीजा या बेटी में से कौन अध्यक्ष या फिर कोई तीसरा व्यक्ति अध्यक्ष बनता है एनसीपी का। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।